प्रदेश के कौशाम्बी जनपद का आखिरी गांव यमुना के किनारे बसा शाहपुर। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ जमींदारी हुआ करती थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ देश से जमींदारी भी खत्म हो गई। लेकिन आज भी यहाँ पर कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें देखकर वो दौर याद आता है। आज शाहपुर गांव के हैं अमन सिंह। इन्होंने शाहपुर गांव को लेकर एक किताब लिखी है, सामने आप देख सकते हैं, और इस किताब का नाम दिया है लीजेंड ऑफ शाहपुर। अमन जी, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद सुशील जी आपका और इस चैनल का, जिन्होंने मुझे इस किताब के बारे में बात करने का मौका दिया। सुशील जी, हमारा देश कहानियों का देश है जी। यहाँ हर पत्थर, हर नदी, हर पेड़ से कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है जी। और अगर भारतवर्ष को एक शब्द में कहना हो तो कथा मुझे सबसे सही शब्द लगता है, क्योंकि यहाँ की हवाओं में भी कथा है, यहाँ की मिट्टी में भी कथा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सुशील जी, वो ये है कि हम श्रुति परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ कहानियाँ लिखे जाने से पहले सुनाकर, सुनकर, गाकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने का काम किया गया। और इसी में हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारी यादें सुरक्षित रही हैं जी। अच्छा, सबसे ज़रूरी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस घर में, इस परिवार में पैदा हुआ, जो कि इतना कल्चरली और हिस्टोरिकली रिच है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे यहाँ पे, और उनके पहले जो उनके फादर थे तो वो ब्रिटिश राज में एसआई थे। और दो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, एक श्री राम कुमार सिंह और श्री श्याम सुंदर सिंह। तो राम कुमार सिंह जी से हम लोग हैं, और श्री श्याम सुंदर सिंह की कोई भी चाइल्ड ना होने की वजह से तो उनका नहीं रहा। तो और उसके पहले जो उनके फादर थे, तो ज़मींदारी सिस्टम हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट था। तो वो कुछ गांव के उनके पास ज़मींदारी थी, और फिर बाबाओं का ब्रिटिश राज में एसआई होने की वजह से एक परिवार की बहुत अच्छी हिस्ट्री में रूट और एक सिग्निफिकेंस रहा। और मेरा शुरू से इस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लगाव था, खासकर मेरे ताऊ जी की वजह से। मैं अक्सर जब गांव आता था तो ताऊ जी से कि हमारे बाबा कहाँ पोस्टेड थे, ज़मींदारी सिस्टम में हमारा क्या रोल था, इन सारी चीज़ों में लगा रहता था। और फिर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मैंने ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ से किया, और फिर मास्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से परस्यू किया, और फिर कंप्लीट किया। और मैं जब इस किताब पे काम कर रहा था तो मैं कई गांव गया, और वहाँ कई बुजुर्गों से बात करी। तो कोई हमें वीरों की कहानी सुनाता, कोई हमें देवी देवताओं की कहानी सुनाता, और कोई हमें भूत प्रेतों की कहानी सुनाता, कोई ज़मींदारों की कहानी सुनाता। तो मुझे लगता था कि क्या अद्भुत धरोहर है, और अगर इसे अभी नहीं लिखा गया तो हो सकता है ये बाहर लोगों तक ना पहुँचे और यहीं गांव की मिट्टी में दबी रह जाए। तो उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं ये किताब लिखूंगा। अच्छा, मैं ये सब कहानियाँ किस्से सुनता था लोगों से, और मुझे हमेशा लगता था कि इन कहानियों को कोई लिख क्यों नहीं रहा है, ये किन किताबों में जाएंगी। और कल को अगर किन्हीं लोगों को ये किस्से कहानियाँ सुननी हुई और सुनाने वाले ना रहे तो किन किताबों के पन्ने हमको पलटने पड़ेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहेंगे अमन जी। द लीजेंड ऑफ शाहपुर आपने इंग्लिश में लिखा जी, जबकि हमारे यहाँ आसपास के लोग हिंदी जानते हैं ज़्यादा। मेरी स्टडीज़ प्रतापगढ़ में हुई, और फिर
मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था इंग्लिश में, और मैंने कौशाम्बी का लिटरेसी रेट भी देखा, तो यहाँ का लिटरेसी रेट कोई बहुत पुअर नहीं है, और इतनी एडवांस इंग्लिश का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और जितना मैंने कौशाम्बी के बारे में रिसर्च करी, और जैसे भी लिटरेसी रेट है, वो हमारे यहाँ के इतने होनहार बच्चों के लिए वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा भी मांगता हूँ कि मैंने हिंदी में नहीं लिखी, तो जल्द ही इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, और 1 महीने के अंदर इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा। अमन जी, इस किताब में है क्या? शाहपुर के विषय में कितनी जानकारी है, और लगभग कितने 100 वर्ष पुरानी जानकारियां क्या इसमें कुछ है? जैसे मुगल कालीन, अंग्रेजों के जमाने की कहानियां, तो है क्या इस किताब? सुशील जी, ये किताब हमें राजा महाराजाओं के बारे में नहीं बताती जी। ये उन लोगों के बारे में बात करती है जिनका कोई इतिहासकार नाम भी नहीं लेता जी। लेकिन जिनके बिना गांव की सुबह अधूरी है जी। और ये किताब एक कोई कहानियों का संग्रह नहीं है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक आप महसूस करेंगे कि आप एक यात्रा पे निकले हैं। एक ऐसी यात्रा जो गांव के गलियारों से होके जा रही है। गांव के तालाब, गांव के कुओं के किनारे आपको बैठने का मौका मिलेगा। गांव के मंदिरों की घंटों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और इसी यात्रा में आप पाएंगे कि आप किसी बूढ़े चरवाहे के मुख से कोई भूली भुसरी कथा सुन लेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किताब लिखी। अच्छा, और सुशील जी, मेरा ये मानना है कि कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कहानी बीते हुए समय की हमें यात्रा कराती है। हमें ये बताती हैं कि हमारे पूर्वज कैसे सोचते थे, कैसे रहते थे, उनका खान-पान कैसा था, किन मूल्यों को फॉलो करते थे और किन मूल्यों को जीवंत रखे थे। अमन जी, हम लोग जहां आपका इंटरव्यू अभी कर रहे हैं, पीछे हमारे ये एक हवेली है। ये किस काल में बनी और कितने वर्ष पुरानी है? ये हवेली लगभग आज से 175 ईयर्स ओल्ड है। इस हवेली को मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर ने बनवाया था, जो ब्रिटिश एरा में एसआई थे। वो 2 ब्रदर थे, एक चित्रकूट में थे और एक प्रतापगढ़ में थे। तो उन दोनों लोगों ने इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया। अभी हम लोग जब मेन दरवाजे से एंटर किए तो एक हमको हिरन की सींग दिखी दीवार पर। क्या वास्तव में वो हिरन की सींग थी या केवल लकड़ी का वो डिजाइन बनाया गया है हिरन के सींग के आकार? जी, वो है, और वो आज के समय की नहीं है। वो तब की है जब गवर्नमेंट ने हंटिंग पे कोई रोक नहीं लगाई थी। तो वो उस टाइम का है, क्योंकि पहले शिकार हुआ करते थे। और आप जिस तरीके के घर में बैठे हैं, आप खुद ही सोच समझ आपको शिकार शांत समझा जाता था जी, और वीरता की एक निशानी मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वन्य जीव कम होते गए, वैसे वैसे सरकारों ने प्रतिबंध लगाना। जी, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2 टर्म होते हैं। एक होता है हंटिंग, एक होता है पोचिंग। हंटिंग में हंटिंग का मतलब जो लोग शिकार करते हैं, और पोचर्स का मतलब कभी आपने सुना होगा कि किसी गांव में या किसी जंगल में लोगों ने करंट वाली तार लगा के हिरणों को मार दिया या जंगली भालू मार गिराया, ऐसा कुछ कर दिया। तो हंटर और पोचर 2 अलग लोग होते हैं। हंटर क्या करते हैं, जब गांव वाले उनको अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं कि साहेब पहले के टाइम पे कि जंगली सुअर ने बड़ा आतंक मचा के रखा है या बाघ तेंदुआ ऐसा कुछ आ गया है, तब वो जाया करते थे। और इस चीज़ का हंटर्स हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ एकदम एक्सटिंक्ट हो रही है। जैसे अभी आपको बताऊं यहाँ का हाल, तो जब आप आप भी यहीं के हैं, और तो विंटर के टाइम में अक्टूबर से फेब के वक्त तक यहाँ पे ठंडी में चिड़िया आती हैं। अलवारा झील में भी साइबेरियन बर्ड्स जिन्हें आप कहते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया और तिब्बत से आती हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब वो हंटिंग रही होगी, तब हंटिंग के लिए जाते थे। और फिर भी जितना हमने सुना है, तो कभी कभार महीनों में जाया करते थे और शौक के लिए करके चले आए, ठीक है। लेकिन अभी आज के दौर में पोचिंग क्या होता है, मैं बताता हूँ बड़े सिंपल शब्द में। अभी जब आज के समय ठंडियों में जब चिड़िया आती हैं, तो आप भी पेपर में देखते होंगे कि कोई लोग धराए जिनके पास से 50 चिड़िया बरामद हुई,
जी। या कभी कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टहलना पड़ता है झील और नदी के किनारे कि लोगों ने जाल तो नहीं लगाए रखे हैं और दवा तो नहीं रखी हुई है। तो हंटर्स ऐसा कुछ नहीं करते। पोचर्स का काम ये होता है कि उनको स्किन, नेल्स, टूथ्स, ये सारी चीज़ें वो बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कम उम्र में आप लेखक बन चुके हैं जी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और जिस तरह से अमन जी ने लीजेंड ऑफ शाहपुर गांव के विषय में एक स्टोरी लिखी, हिस्टोरिकल है, और हम यही कहेंगे कि यदि आप तक ये किताब पहुंचती है तो एक बार जरूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।